अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी में जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं एनफोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की। तो इसको हम डिटेल से देखते हैं कि इसकी फ़िज़िकल एंड एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इनके फंक्शंस और पावर्स, इनके इख्तियारात क्या हैं। फिर उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि सैलरी इनकी क्या है, और एक स्पेशल अलाउंस इनको पीरा अलाउंस लगेगा, जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी पीरा अलाउंस होगा, और इन्फोर्समेंट ऑफिसर जितने भी इस अथॉरिटी के मेंबर्स होंगे, अथॉरिटी के एम्प्लॉयज़ होंगे, सबको स्पेशल पीरा अलाउंस मिलेगा, जो कि स्केल वाइज है। हर स्केल का अलहदा से पीरा अलाउंस है। उसको हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का क्या पीरा अलाउंस होगा और एनफोर्समेंट ऑफिसर का पीरा अलाउंस क्या होगा, और उसके बाद इनकी सैलरी कितनी बनेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सर्विस स्ट्रक्चर और इनका प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया है। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है 11 स्केल में, वो नेक्स्ट स्केल में उसकी प्रमोशन कब होगी, और इन्फोर्समेंट ऑफिसर की नेक्स्ट स्केल में प्रमोशन कब होगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इनके डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील हेडक्वार्टर्स पे जो स्टेशन है उन पे आपकी, जहाँ पे आपकी तैनाती होनी है, एक डिस्ट्रिक्ट में कितने स्टेशन होंगे, तहसील में कितने स्टेशन होंगे, और उनमें क्या क्या स्टाफ होगा, कितने इन्फोर्समेंट ऑफिसर होंगे एक स्टेशन पे, कितने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि लॉज, कौन से लॉज को ये डील करेंगे, किन लॉज के पे ये एफआईआर्स वगैरह, या किन लॉज को ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये फोर्स बनाई गई है। लास्ट में फिर हम देखेंगे कि डिपार्टमेंट सिलेक्शन कमेटी, जो आपकी सिलेक्शन होगी कि उस डिपार्टमेंट सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स होंगे। फिर देखेंगे कि जो इनका ऑफिशियल एक्ट है, जिसमें इन्होंने मुख्तलिफ जो है वो बताया हुआ है कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए हमें क्या क्या कम्पिटेंसीज या क्या क्या पर्सनल एट्रीब्यूट्स होने चाहिए इन्फोर्समेंट ऑफिसर में, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए एक डिपार्टमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है पर्सनल एट्रीब्यूट्स और कम्पिटेंसीज के हवाले से। और लास्टली हम ये डिस्कस करेंगे कि आप इस पोस्ट के लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी ये एडवर्टाइजमेंट है इसकी। तो इसमें एनफोर्समेंट ऑफिसर का 14 स्केल है, प्लस उसको स्पेशल पीरा अलाउंस मिलेगा, और 299 इसकी वैकेंसीज हैं। इसकी जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स है वो है कि आपने की 16 साल तलीम होनी चाहिए, चाहे आपने बीएस ऑनर्स किया हुआ है तो बीएस ऑनर्स भी 16 ईयर्स एजुकेशन होती है, या आपने एमए किया हो और एटलीस्ट सेकंड डिवीजन हो आपकी। और जो इसमें सेकंड अहम शिक है वो ये है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए, चाहे मोटरसाइकिल का हो, चाहे कार का हो, चाहे एलटीवी हो। फिर उसके बाद इनका फिजिकल स्टैंडर्ड्स है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में आपकी 173 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, जो कि तकरीबन 5 फुट 8 इंच या 8.5 इंच के करीब बनती है। और आप 9 मिनट में, आप 1 माइल रनिंग आपने कंप्लीट करनी 9 मिनट्स में। चेस्ट, छाती आपकी 34 इंच जो है वो बगैर फुलाए हुए, बगैर सांस लिए हुए छाती होनी चाहिए, और जब आप सांस लें छाती को फुलाएं तो वो 36 इंच या इससे ऊपर होनी चाहिए। और इसमें एक जो पहला पॉइंट है वो मैंने स्किप कर दिया था, वो है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। तो ये आपका 27 या इससे ऊपर होना चाहिए। ये बॉडी मास इंडेक्स आप कैसे चेक कर सकते हैं, ये एक वेबसाइट है calculated.net। यहाँ पे आप जाके बीएमए कैलकुलेटर यहाँ पे है, यहाँ पे आपने अपनी एज सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, हाइट सेलेक्ट करनी है कितने सेंटीमीटर है, वेट सेलेक्ट करना है, और कैलकुलेटर पे क्लिक करना है, तो आपके पास आपका बॉडी मास इंडेक्स आ जाएगा। इसी तरह अगर फीमेल्स है तो फीमेल्स की रिक्वायरमेंट 162 सेंटीमीटर, ये तकरीबन जो है वो 5 फुट 2 इंच के करीब बनता है। और इन्होंने भी 1 माइल रनिंग करनी है, 14 मिनट्स का दौरानिया होगा 14 मिनट्स के अंदर। और सेकेंडली 6x6, जो आपकी नज़र है वो 6x6 दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों की जो नज़र है वो 6x6 होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। ये है इनकी रिक्वायरमेंट्स। और एज 23 से 32 साल की दरमियान जो है, अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें किसी किस्म की एज रिलैक्सेशन नहीं है, ना कोई जनरल एज रिलैक्सेशन और ना ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, जो कि यूजुअली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एज रिलैक्सेशन होती है जब वो अपने सर्विस में इंडक्ट होते हैं, तो उनकी वहाँ से एज काउंट होती है। लेकिन इसमें कोई ऐसा एज उनको रिलैक्सेशन नहीं है। 23 से 32 के ब्रैकेट में जो भी फॉल करता है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और इनकी जो है दूसरा डोमिसाइल आपका पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए रेलिवेंट डिवीजन में। हर डिवीजन वाइज वैकेंसीज है वो हम नीचे डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस डिवीजन की कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। और प्रपोज्ड प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी जो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में
पोस्टिंग होगी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी होम डिवीज़न में। लेकिन अथॉरिटी के पास ये इख्तियार है कि वो पूरे पंजाब में कहीं भी आपकी पोस्टिंग कर सकती है। ये वैकेंसीज़ के नीचे चार्ट दिया हुआ है कि 299 टोटल हैं और जो एनफोर्समेंट ऑफिसर की और 220 हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का स्केल 11 है, एनफोर्समेंट ऑफिसर का स्केल 14 है। ये चार्ट में दिया हुआ है कि किस डिवीज़न की कितनी वैकेंसीज़ और किस डिवीज़न में कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट फॉल करते हैं। या वीडियो को पॉज़ करके चेक कर लीजिए, अगर एक-एक बताएँगे तो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी जो कि आपके लिए भी टाइम का ज़िया होगा। इसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? अप्लाई करने के लिए आपने जो है वो pira.punjab.gov.pk/careers पे जाना है। यहाँ पे जाके आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको जो पंजाब गवर्नमेंट का ऑनलाइन पोर्टल बना हुआ है उस पे रीडायरेक्ट कर देगा, या आप डायरेक्टली यहाँ पे jobs.punjab.gov.pk पे चलें। यहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें यहाँ पे जैसे पीपीएससी का अप्लाई करते हैं यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट आगे आता जाएगा, उसके आपने अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन आपने इसको फॉलो कर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म जॉब है। आपको लाइक पुलिस लाइक अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आपकी एक डिग्निटी होगी, एक माशरे में आपकी रिस्पेक्ट होगी। और ये आपका प्रपोज यूनिफॉर्म जो है ये उसकी पिक्चर्स हैं फीमेल्स का और मेल्स का। ये यूनिफॉर्म होगा, आपके पास वेपन होगा, प्रॉपर एनफोर्समेंट ऑफिसर इक्विवेलेंट होगा। सब इंस्पेक्टर को उसके 2 स्टार लगे होंगे और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो इक्विवेलेंट है एएसए के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के, उसको 1 स्टार होगा। नेक्स्ट हम इसका देख लेते हैं कि सैलरी और अलाउंसेस। ये इनके ऑफिशियल जो अपॉइंटमेंट कंडीशंस एंड सर्विस रेगुलेशन जो एक्ट है उसके उससे मैंने ये स्नैपशॉट लिए हुए हैं। ये इनके अलाउंसेस हैं। ग्रेड 20 का जो ऑफिसर होगा उसको 1.5 लाख रुपया अलाउंस मिलेगा जो कि पीरा स्पेशल, बाकी अलाउंसेस तो होंगे, ये पीरा का साथ में अलहदा से एक्स्ट्रा अलाउंस लगेगा। 19 को 1,25,000, 18 को 1 लाख, 17 को 75,000, 16 को 50,000 और 14 वाले को 40,000 और 11 ग्रेड 11 में जो होंगे उनको 30,000। यानी कि हमारा जो एनफोर्समेंट ऑफिसर है वो ग्रेड 14 में है तो उनको 40,000 का अलाउंस एक्स्ट्रा लगेगा जो कि BS14 की पे के अलावा होगा। और BS11 को जो है वो 30,000 जो कि उसकी एज यूजुअल पे के अलावा होगा। 14 स्केल की यूजुअली जो पे है वो तकरीबन 45,000 50,000 इसके अराउंड अबाउट होती है। तो अगर आप 40,000 ये अलाउंस लगाएं तो आपकी 90 प्लस पे होगी। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि इनके एनफोर्समेंट ऑफिसर के फंक्शंस क्या हैं, इसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी। तो ये रिपोर्ट करेगा सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर जो कि आपके एनफोर्समेंट स्टेशन का इंचार्ज होगा। ये सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर 16 स्केल में भी हो सकता है और 17 स्केल में भी। जो तहसील के स्टेशन में सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर होगा वो 16 स्केल में होगा और जो डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन हेडक्वार्टर में सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर होगा वो 17 स्केल को होगा। तो इनके फंक्शंस क्या हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, इनकी पावर्स क्या हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो है ये काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं लेकिन मैं आपको इसका एक क्रक्स बता देता हूँ कि इनका जो है वो सबसे अहम काम जो होगा वो ये होगा कि आपने इंक्रोचमेंट जो बार प्रॉपर्टीज़ पे या जो पब्लिक स्टेट प्रॉपर्टीज़ पे या पार्क्स के आगे या इस तरह के कहीं भी इंक्रोचमेंट उसको बोलते हैं कि जो नजायज़ जायदाद होती हैं उनको हटाना, ये इनका सबसे जो है वो मेन काम है। दूसरा जो है कि कोई भी नजायज़ हीरानंदोज़ी जो मुनाफाखोरी करते हैं, दुकानदार एक चीज़ 100 रुपए की है वो 200 रुपए की बेच रहे हैं, 250 रुपए की बेच रहे हैं, 150 रुपए की बेच रहे हैं। एक्स्ट्रा प्रॉफिट नजायज़ मुनाफाखोरी को ख़त्म करना। एक चीज़ मार्केट में शॉर्ट हो जाती है जैसे कि चीनी शॉर्ट हो जाती है, बड़े बड़े लोग दामों में रख लेते हैं, तो उस चीज़ को ये ख़त्म करना। उन चीज़ों के अगेंस्ट इन लोगों के अगेंस्ट एफआईआर्स ये दे सकते हैं, खुद से ये इनके अपने स्टेशन होंगे, खुद से ये एफआईआर देंगे और फिर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स है वो उनकी तफ्तीश करेंगे। किसी भी शख्स को ये अरेस्ट कर सकते हैं उनके पास अगर कोई काबिल एतमाद एविडेंस हो या कोई काबिल एतमाद जो है इनके पास शहादत हो, मुखबर हो, जिसने इनको इन्फॉर्मेशन दी हो। तो ये सारे जो है वो इनके इख्तियारात हैं। इसके अलावा और बहुत वसी इख्तियारात हैं जो कि हम आगे डिस्कस करते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन कौन से लाज को डील करते हैं। तो उन लाज में जो जो भी चीज़ें आती हैं उन सब को ये डील करें। नेक्स्ट हम इनका देख लेते हैं कि प्रमोशन स्ट्रक्चर क्या है। ये इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि ये अभी डिपार्टमेंट अभी
रिक्रूटमेंट कर रहा है तो साथ ही इन्होंने सर्वर स्ट्रक्चर भी बना दिया, यानी कि जो भी इसमें रिक्रूट होंगे, जो भी इसमें भर्ती होंगे, उनकी प्रमोशन जो सबसे पहले वो होंगे जो कि इस प्रमोशन से फ़ायदा उठाएंगे और उनकी जल्दी प्रमोशन भी हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो कि 11 स्केल में है, और इनकी जो है प्रमोशन कब होगी, 5 साल बाद। बल्कि ये इन्वेस्टिगेशन ये हैं सीनियर सार्जेंट जिनकी 5 साल सर्विस हो गई है, सार्जेंट वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 5 साल बाद बन जाएंगे, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एनफोर्समेंट ऑफिसर की प्रमोशन के लिए एल होंगे 5 साल बाद, जब वो बी मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ सर्विस इन BS11। 5 साल जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने सर्विस हो जाएगी तो वो उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एनफोर्समेंट ऑफिसर यानी कि 14 स्केल में उसकी प्रमोशन हो जाएगी। और एनफोर्समेंट ऑफिसर की 80% जो वैकेंसीज होंगी वो इनिशियल रिक्रूटमेंट के जरिए होंगी, जैसे कि अभी हो रही हैं, और 20% जो कि उसकी रिक्रूटमेंट होगी वो फ्राम प्रमोशन होगी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से। आगे इन्फोर्समेंट ऑफिसर की प्रमोशन हो जाएगी कि जब 5 साल तक इन्फोर्समेंट ऑफिसर की सर्विस हो जाएगी तो उसकी प्रमोशन हो जाएगी 16 स्केल में सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर। 16 स्केल में इसकी प्रमोशन हो जाएगी 5 साल आफ्टर 5 ईयर सर्विस। और इसी तरह सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर जो है इसकी इनिशियल रिक्रूटमेंट 70% इसकी वैकेंसी जो है वो इनिशियल रिक्रूटमेंट के जरिए होंगी, और 30% इसकी प्रमोशन के जरिए होंगी जो कि एनफोर्समेंट ऑफिसर में से होंगी। नेक्स्ट जो है सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर 17 स्केल का, ये जो है ये 100% परमिशन बेसिस भी हैं। जो जौन से सब डिविजनल ऑफिसर 16 स्केल में होंगे और उनकी 5 साल सर्विस होगी तो 5 साल बाद उनको सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर 17 स्केल में उनकी प्रमोशन कर दी जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एनफोर्समेंट स्टेशन एट तहसील हेडक्वार्टर। तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इसको सुपरवाइज कर रहा होगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन होगा DC डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, जिसके मेंबर्स होंगे तमाम डिपार्टमेंट्स के हेड्स और प्लस DPO। तो आगे जो इन्फोर्समेंट स्टेशन का जो इंचार्ज होगा वो होगा SDEO सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जो कि 16 स्केल का भी हो सकता है और 17 स्केल का भी हो सकता है। उसके साथ एक प्रोसिक्यूटर होगा जो कि जितने भी केसेस सब डिविजनल ऑफिस में रजिस्टर्ड होंगे उनकी अदालतों में प्रोसिक्यूशन के लिए प्रोसिक्यूटर होगा। सब डिविजनल ऑफिसर के नीचे हर स्टेशन में, हर इन्फोर्समेंट स्टेशन में 2 इन्फोर्समेंट ऑफिसर होंगे 14 स्केल के, 2 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे 11 स्केल के। अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सब इंस्पेक्टर पुलिस डिपार्टमेंट से सब इंस्पेक्टर को डेपुटेशन पे आता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो उसको स्केल 14 दिया जाएगा। और 2 ही सीनियर सार्जेंट होंगे जो कि पंजाब पुलिस से हेड कांस्टेबल डेपुटेशन पे लिए जाएंगे। उसके साथ एक IT रेजिडेंट इंजीनियर होगा जो कि IT के सपोर्ट जितने भी सॉफ्टवेयर सिस्टम वगैरह होगा उसको डील करने के लिए होगा। सार्जेंट के साथ, सीनियर सार्जेंट के साथ 28+3 31 सार्जेंट हर इन्फोर्समेंट स्टेशन पे होंगे। सार्जेंट कांस्टेबल की इक्वल होगा। फिलहाल कांस्टेबल ही जो है वो डेपुटेशन बेसिस पे लिए जाएंगे, जब डिपार्टमेंट अपनी रिक्रूटमेंट करेगा तो तब ये डेपुटेशन से वापस चले जाएंगे। इसके अलावा कॉन्टीजेंट स्टाफ 4 पर ईयर कॉन्टीजेंट स्टाफ से दूसरे जो स्टाफ हैं छोटे मोटे जो चाहिए होते हैं आपको निज़ाम चलाने के लिए, वो 4 स्टाफ दूसरे मंजूर हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जी इनकी हायरिंग कमेटी जो है डिपार्टमेंटल जो है रिक्रूटमेंट कमेटी है उसके मेंबर कौन कौन से होंगे। तो डायरेक्टर जनरल जो है पीरा का, वो कमेटी का चेयरमैन होगा आपकी सिलेक्शन के दौरान। डायरेक्टर इन्फोर्समेंट उसका मेंबर होगा। चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर या ELR पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उसका मेंबर होगा। फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ AD ऑफ BS18 डिप्टी डायरेक्टर एडमिन इसका मेंबर होगा, और कोई भी अदर मेंबर जो कि चेयरमैन साथ में को ऑप्ट करना चाहे वो उसके मेंबर होंगे। लास्ट पे हम देखते हैं कि सेकंड लास्ट पे कि ये कौन कौन से एक्ट्स को डील करेंगे। तो इसमें 5 एक्ट्स हैं जिनको बेसिकली जिनकी इम्प्लीमेंटेशन जिनकी एनफोर्समेंट ये अथॉरिटी करेगी। वो हैं द कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स पंजाब एक्ट 1912, और सेकंड है द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020। थर्ड है द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। फोर्थ है जी पंजाब टीनेंसी एक्ट 1887। पांचवें है जी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। ये लैंड रेवेन्यू के जितने मामलात होंगे ये भी सारे ये डील करेंगे। फिर किराएदारी टीनेंसी एक्ट किराएदारी का मतलब है उसको ये डील करेंगे। फिर एसेंशियल कमोडिटीज जो प्राइस मैनेजमेंट है, जो प्राइस बढ़ा देते हैं चीज़ों को, उसको डील करेंगे। फिर ये होल्डिंग एक्ट है जी नजायज़ हीरा अंदोज़ी, उसके मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उनको ये डील करेंगे। फिर कॉलोनाइजेशन के जो गवर्नमेंट की लैंड है उसके ऊपर जो है वो
जो कॉलोनाइजेशन आबादी यानी कि आबादी के लिए देते हैं या लीज़ वगैरह भी देते हैं, ये सारे मामला जितने भी हैं उसकी जो एनफोर्समेंट है, जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, उसको ये डील करेंगे, ये डील करेगा। इसके अलावा जो है वो अब हम आते हैं कि आप इसकी इफ़ेक्टिवली प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जैसा कि आप जानते हैं कि पीपीएससी के पेपर्स हो रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे सवाल नई डिमेंशन से आते हैं। सेम सवाल वो नहीं आते जैसे कि पहले से आते, कि सेम पास पेपर से एग्जैक्ट सेम टू सेम सवाल आते थे, वो अभी भी आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। तो इसकी इफ़ेक्टिवली आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? तो इसमें ये आपके सामने एक इम्तियाज़ शाह की बुक का पास पेपर है। आपने अगर तैयारी करनी है तो आप इस तरह तैयारी करें कि हर, जैसे ये हु इन्वेंटेड टेलीफोन, अब इसमें राइट ऑप्शन है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ये एक जो आम बच्चा है वो तैयारी कर रहा है तो वो जस्ट उसी को इसी तरह पढ़ता है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल पढ़ के वो आगे चला जाता है। अब आपने ऐसे तैयारी करेंगे तो आप जो है वो कभी भी पास नहीं कर पाएंगे। आपको हर सवाल की हर डिमेंशन को देखना पड़ेगा। अभी आप जब ये पढ़ रहे हैं तो आप साथ ये भी देखें उसने कब याद किया था, 1876 में उसने याद किया था। फिर नेक्स्ट जो नाम दिया हुआ है, नेक्स्ट जो ऑप्शन दी हुई है विंड सर्फ, उसने क्या किया, उसको बोलते हैं फादर ऑफ इंटरनेट। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल उसने जो है वो इजाद किया था। नेक्स्ट जो है जी चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था, उसको फादर ऑफ कंप्यूटर्स भी बोलते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किसने इजाद किया था, तो 1822 कब इजाद किया, 1822 में। नेक्स्ट ऑप्शन है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब इजाद किया था, कब इजाद किया था, 1879 में। अब इस तरह जब आप हर ऑप्शन की पॉसिबल जितनी भी, हर क्वेश्चन की जितनी भी ऑप्शन है उनके पॉसिबल जो भी क्वेश्चन है, जो आंसर है, जब आप उनको इस तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है आप ज़रूर आपकी सिलेक्शन होगी और आप इसी तरीके से कामयाब हो सकते हैं। अगर आप जस्ट आप इसको पढ़ लेंगे तो बहुत सारे लाखों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, हज़ारों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर आपके नंबर वही 40 50 60 की लाइन में आएंगे। आप पास तो ज़रूर होंगे लेकिन आप उसमें आगे फिर इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं होंगे, आप मेरिट में नहीं आ पाएंगे। तो इस तरह आपकी